नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ईश्वर से आशा करता हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी विद्यार्थियों का श्री महावीर शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 के हिंदी अनिवार्य के एक बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं, जिस बिंदु का नाम है भाषा, लिपि एवं व्याकरण, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा की कि आखिर भाषा क्या है, किसे कहते हैं भाषा। प्यारे विद्यार्थियों, भाषा जो शब्द है वह संस्कृत की एक भाष धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कहना या अपनी वाणी को अभिव्यक्त करना। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। जिसका शाब्दिक अर्थ है कहना या अपनी वाणी को अभिव्यक्त करना, वाणी को अभिव्यक्त करना। प्यारे विद्यार्थियों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है, परिवार के संपर्क में रहता है, समाज के संपर्क में रहता है। तो परिवार और समाज में रहते हुए वह अपने मन के भाव या विचार एक दूसरे के सामने प्रकट करना चाहता है। तो वह प्रकट करने का जो माध्यम है, अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने का जो माध्यम है, वह माध्यम ही क्या है, भाषा है। एक बार फिर से मैं आपके सामने दोहरा रहा हूँ, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कहना, वाणी को अभिव्यक्त करना। अब बात आती है आगे, भाषा की परिभाषा क्या है, अर्थात भाषा कहते किसे हैं। भाषा की परिभाषा, जैसा कि विद्यार्थियों अभी मैंने आपको बताया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है, परिवार के संपर्क में रहता है, समाज के संपर्क में रहता है। तो वह अपने मन के भाव जिस साधन या जिस माध्यम से एक दूसरे के सामने अभिव्यक्त करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। परिभाषा की अगर हम बात करें तो ऐसा माध्यम या साधन जिससे मनुष्य अपने मन के भाव या विचार एक दूसरे के सामने बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करता है, उस माध्यम को ही भाषा कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, ऐसा माध्यम या साधन, माध्यम कर दो चाहे साधन कर दो, बात एक ही है। ऐसा माध्यम या साधन जिससे मनुष्य अपने मन के भाव या विचार एक दूसरे के सामने बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करता है, इस माध्यम को ही हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं और आप मेरी बात को सुन रहे हैं,
मैं बोल रहा हूँ और आप मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं और आप मेरी बात को समझकर आप जो प्रत्युत्तर जो दे रहे हैं उसे मैं समझ रहा हूँ। तो इस प्रकार से भावों का जो आदान प्रदान है, मन के जो विचार है उनका आदान प्रदान करना ही क्या है, भाषा है। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में बात आती है भाषा के रूप या प्रकार। मुख्य रूप से भाषा के दो रूप या प्रकार होते हैं, एक है लिखित भाषा और एक है मौखिक भाषा। जैसा कि लिखित भाषा में हम अपने मन के भाव या विचार केवल लिखकर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा में हम अपने मन के भाव या विचार केवल अपने मुख से बोलकर प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा में हम अपने मन के भाव या विचार केवल लिखकर प्रकट करते हैं, जैसे पत्र लेखन है, पत्र पत्रिकाएं हैं, पुस्तकें हैं इत्यादि। मौखिक भाषा में जैसे रेडियो सुनना है, फोन पर बातचीत करना है इत्यादि, ये मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। अब बात आती है भाषा के प्रकार या रूप। भाषा के कुल कितने रूप हैं? भाषा के मुख्य रूप से दो रूप हैं। एक मौखिक भाषा और दूसरी है लिखित भाषा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मौखिक भाषा में केवल हम अपने मुख से बोलकर अपने भाव या विचार जो है प्रकट करते हैं, उसे हम कहते हैं मौखिक भाषा। यानी कि भाषा का वह रूप, मौखिक भाषा हम किसे कहेंगे? भाषा का वह रूप जिससे मनुष्य अपने मन के भाव या विचार केवल मुख से बोलकर प्रकट करते हैं। केवल मुख से बोलकर प्रकट करते हैं, वह मौखिक भाषा है। जैसे मौखिक भाषा के अगर उदाहरण की अगर हम बात करें, जैसे रेडियो सुनना, मोबाइल पर बातचीत करना, या प्रत्यक्ष संवाद करना। प्रत्यक्ष संवाद का मतलब है दो व्यक्तियों की आपसी वार्तालाप, जैसे साक्षात्कार संवाद है आदि। ये सभी मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। दूसरा जो रूप है, दूसरा जो प्रकार है, वह है लिखित भाषा। लिखित भाषा में मनुष्य अपने मन के भाव या विचार केवल लिखकर प्रकट करता है, यानी कि भाषा का वह रूप जिससे मनुष्य अपने मन के भाव या विचार केवल लिखकर प्रकट करता है।
वह लिखित भाषा है। और यह लिखित भाषा का स्थायी रूप भी है। जैसे समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि। यह भाषा का लिखित रूप है, क्योंकि इनमें वर्ण जो है, अक्षर जो है लिखे हुए होते हैं, और ये भाषा का एक स्थायी रूप भी है। स्थायी रूप का मतलब हमेशा हमेशा के लिए, परमानेंट। इनमें एक बार जब लिख दिया जाता है तब कोई परिवर्तन नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है, अब तक हमने पढ़ा कि भाषा क्या है, भाषा के कितने प्रकार हैं। एक बार फिर से मैं रिवीजन कर देता हूं कि भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कहना, अपनी वाणी को अभिव्यक्त करना। परिभाषा की अगर हम बात करें तो ऐसा माध्यम या साधन जिससे मनुष्य अपने मन के भाव या विचार एक दूसरे के सामने बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के प्रकार यानी रूप, भाषा के रूप यानी भाषा के प्रकार। भाषा के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। विद्यार्थियों, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? भाषा का वह रूप जिससे मनुष्य अपने मन के भाव या विचार केवल मुख से बोलकर प्रकट करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे रेडियो सुनना, मोबाइल पर बातचीत करना, प्रत्यक्ष आपसी बातचीत, प्रत्यक्ष संवाद, साक्षात्कार संवाद इत्यादि, ये सभी मौखिक भाषा के रूप हैं। लिखित भाषा की अगर हम बात करें तो भाषा का वह रूप जिससे मनुष्य अपने मन के भाव या विचार केवल लिखकर प्रकट करता है, वह लिखित भाषा है। जैसे समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें, पत्र लेखन आदि। अब हम आगे बात करते हैं मौखिक और लिखित भाषा में अंतर की, कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो आइए हम देखते हैं कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा में क्या अंतर है। प्यारे विद्यार्थियों, कभी कभार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि लिखित भाषा और मौखिक भाषा में क्या अंतर है। आइए हम मुख्य अंतर देख रहे हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण अंतर है, मौखिक भाषा में वाक्य छोटे छोटे होते हैं, जबकि लिखित भाषा में वाक्य बड़े बड़े होते हैं। आपने सुना होगा या देखा होगा कि एक ग्रंथ है कादम्बरी, उसमें जो वाक्य हैं वह एक एक पृष्ठ के वाक्य हैं, मतलब बहुत ही लंबे लंबे जो हैं, बड़े बड़े जो हैं वाक्य हैं। तो पहला अंतर हो गया, वाक्य छोटे छोटे होते हैं मौखिक भाषा में, जबकि लिखित भाषा में वाक्य बड़े बड़े होते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंतर है कि मौखिक भाषा स्वाभाविक होती है, जिसे हम प्राकृतिक बोलते हैं, स्वभाव के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, जबकि लिखित भाषा कृत्रिम होती है। कृत्रिम जिसे हम स्वयं बना बना करके लिखते हैं, सोच समझ करके लिखते हैं। तीसरा मुख्य अंतर है कि मौखिक भाषा पर स्थानीय बोलियों का प्रभाव रहता है। स्थानीय बोली, जैसे हमारी स्थानीय बोली है, अगर हम जयपुर क्षेत्र में रहते हैं या जयपुर के आसपास रहते हैं तो हमारी जो बोली है वह ढूंढाड़ी है। शेखावाटी क्षेत्र में, सीकर से झुंझुनू में अगर हम रहते हैं तो हमारी शेखावाटी बोली है। तो इस प्रकार से हमारी जो स्थानीय जो बोलियां हैं, जहाँ पर हम रहते हैं और वहाँ की जो बोली है, उनका काफी प्रभाव रहता है मौखिक भाषा पर, जबकि लिखित रूप में ऐसा नहीं होता। लिखित रूप में हम केवल मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। चौथा और महत्वपूर्ण और अंतिम अंतर है कि मौखिक भाषा परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील का मतलब ये होता है कि एक बार मुख से बोलने के पश्चात अगर हमसे कुछ गलती हो जाए तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं। इस प्रकार से मौखिक भाषा जो है परिवर्तनशील होती है, जबकि लिखित भाषा स्थिर या स्थायी होती है। एक बार लिखने के पश्चात उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुख्य रूप से मौखिक भाषा और लिखित भाषा में ये अंतर हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो विद्यार्थियों, आगे हम देख रहे हैं भाषा के विविध रूप कौन कौन से हैं। हमारा अगला बिंदु है भाषा के विविध रूप कौन कौन से हैं। तो
आइए हम बात करते हैं भाषा का पहला रूप मूल भाषा। मूल भाषा क्या है? जिस प्रकार से हिंदी भाषा की मूल भाषा संस्कृत भाषा है, क्या हम यूँ कहें कि सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है, ठीक उसी प्रकार से हमारी कोई ना कोई मूल भाषा भी रही होगी, भले ही हमें उस भाषा का वर्तमान में पता न हो। प्यारे विद्यार्थियों, भारत में हम यूँ कहें वर्गीकरण के आधार पर मुख्य रूप से 10 भाषाओं को जो है मान्यता मिली हुई है। उनमें से अगर हम बात करें तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की मूल भाषा भारोपीय परिवार है। भारोपीय परिवार, भारोपीय परिवार से मतलब ये है कि भारत की भाषाओं का संबंध किससे है? यूरोप से है। इसलिए भारत की और यूरोप की भाषाओं को मिला करके एक परिवार बना दिया गया, जिसे नाम दिया गया भारोपीय परिवार। एक बात फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की जो मूल भाषा है वह मूल भाषा भारोपीय परिवार है। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं भाषा के विविध रूपों में भाषा की भाषा क्या है। देखो, भाषा की परिभाषा की चर्चा हमने पहले कर ली। अब हम बात करते हैं भाषा की कि क्या है भाषा। भाषा की जो विशेषताएं हैं वो है कि ये किसी भी देश में विस्तृत और व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है और जिसकी व्याकरण होती है और जिसका शब्दकोश होता है। शब्दकोश जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में डिक्शनरी। ऐसी भाषा जो एक किसी भी देश के व्यापक और विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, जिसका शब्दकोश होता है और जिसकी व्याकरण होती है और जिस भाषा में साहित्य लिखा जाता है। व्यापक और विस्तृत क्षेत्र की भाषा किसी भी देश के व्यापक और विस्तार क्षेत्र में बोली जाती है और जिसकी व्याकरण होती है, जिसकी ग्रामर होती है और जिसका शब्दकोश भी होता है, और जिसमें साहित्य लिखा जाता है, वह क्या है? भाषा है। एक बात फिर से समझिए विद्यार्थियों, भाषा क्या है? किसी भी देश में किसी व्यापक या विस्तृत क्षेत्र की भाषा जिसकी व्याकरण भी होती है और जिसका शब्दकोश भी होता है और जिसमें साहित्य लिखा जाता है, वह भाषा है। जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, अब इनका शब्दकोश भी होता है, इनकी व्याकरण भी होती है और इनमें साहित्य भी लिखा जाता है। भाषा के अगले रूप में अब हम बात करते हैं बोली की बोली क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को हम बोली कहते हैं। जैसे मारवाड़ी, मेवाती, ब्रजी, ढूंढाड़ी आदि। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं कि जैसे मान लो कि हम जयपुर या जयपुर के आसपास क्षेत्र में रहते हैं, तो हमारी जो बोली है वह ढूंढाड़ी है। सीकर, चूरू, झुंझुनू इस क्षेत्र में अगर हम रहते हैं तो हमारी जो बोली है वह शेखावाटी है। कोटा और बूंदी के आसपास बोली जाने वाली जो बोली है वह हाड़ौती है। अलवर और भरतपुर की जो बोली है वह मेवाती है। तो इसी प्रकार से ये भाषा का एक स्थानीय रूप है। एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें हमारे राजस्थान की, तो राजस्थान में कई बोलियां बोली जाती है। जैसे हम बात करें जोधपुर और नागौर के आसपास के क्षेत्र की जो बोली है वह है मारवाड़ी। मारवाड़ प्रदेश की जो बोली है वह मारवाड़ी, उसे हम भाषा नहीं कहेंगे क्योंकि यह हमारी भाषा का एक स्थानीय रूप है। मेवाती, अलवर और भरतपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली है वह है मेवाती। आगरा और भरतपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली है वह है ब्रजी। जयपुर दौसा के आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली है वह है ढूंढाड़ी। इस प्रकार से हम इनको क्या कहेंगे? बोली कहेंगे। बोली के बारे में एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को, स्थानीय रूप का मतलब ये होता है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ कौन सी बोली बोली जाती है, उसे कहते हैं भाषा का स्थानीय रूप। जैसे मान लो कि हम जयपुर या जयपुर के आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो हमारी बोली कौन सी हो जाएगी? ढूंढाड़ी। और अगर हम जयपुर और नागौर के क्षेत्र
में रहते हैं तो वहाँ की स्थानीय बोली हो जाएगी मारवाड़ी। तो इस प्रकार से ये बोली का एक, ये भाषा का एक स्थानीय रूप है बोली। और कभी कभार जो है परीक्षा में भाषा और बोली में अंतर भी पूछ लिया जाता है कि भाषा और बोली में अंतर क्या है। तो विद्यार्थियों, भाषा और बोली में मुख्य रूप से 3 अंतर हैं। वो 3 अंतर कौन कौन से हैं? पहला अंतर यह है कि भाषा एक व्यापक और एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि बोली जो है एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। इसका पहला अंतर है। दूसरा सबसे बड़ा अंतर है कि जो भाषा होती है इसका जो व्याकरण होता है, जो ग्रेमर होती है वो भी होती है, और जो बोली होती है उसकी कोई व्याकरण नहीं होती। और तीसरा सबसे बड़ा अंतर है कि जो भाषा है उसका शब्दकोश होता है और बोली का कोई शब्दकोश नहीं होता है। और अंतिम अंतर है कि भाषा में साहित्य लिखा जाता है, जबकि बोली में कोई साहित्य नहीं लिखा जाता है। तो मुख्य रूप से ये 3-4 अंतर भाषा और बोली में हैं। और ऐसा अक्सर प्रश्न पूछा भी जाता है कि भाषा और बोली में अंतर क्या है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि भाषा और बोली में अंतर क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि बोली एक स्थानीय क्षेत्र की जो है भाषा है। भाषा की व्याकरण होती है, जबकि बोली की कोई व्याकरण नहीं होती। भाषा का शब्दकोश होता है, जबकि बोली का कोई शब्दकोश नहीं होता। और भाषा में साहित्य लिखा जाता है, जबकि बोली में साहित्य नहीं लिखा जाता। भाषा के विविध रूपों में अगला रूप है राजभाषा। राजभाषा, राजभाषा क्या है? प्रशासन या राजकार्य की भाषा। सरकार जिस भाषा में अपना कार्य करती है उसे कहते हैं राजभाषा। और हमारी राजभाषा कौन सी है? हिंदी। हमारी राजभाषा कौन सी है? हिंदी। पहले विद्यार्थियों, भारतीय संविधान में कहीं पर भी राष्ट्रभाषा शब्द का उल्लेख नहीं है। वहां पर हमारी हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया है? हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है भारतीय संविधान के द्वारा 14 सितंबर 1949 ईस्वी में। 14 सितंबर 1949 ईस्वी में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। इसी कारण से हम प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। और आगे हम बात करें राजभाषा की, तो भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में कुल 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में कुल 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। और भाग 17 के अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो 343 से लेकर के 351 तक राजभाषा हिंदी का उल्लेख है। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी जो राजभाषा है भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा मिला 14 सितंबर 1949 ईस्वी में। और भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में भारत की कुल 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। और भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक राजभाषा हिंदी का उल्लेख है। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रभाषा की। राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्र की अधिकांश जनता की भाषा, राष्ट्र की अधिकांश जनता की भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे हिंदी। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी राजभाषा भी हिंदी है और राष्ट्रभाषा भी हिंदी है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा शब्द का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है, केवल राजभाषा शब्द का उल्लेख किया गया है। तो राष्ट्र की अधिकांश जनता की जो भाषा है, अधिकांश जनता की जो भाषा है उसे हम कहेंगे राष्ट्रभाषा। जैसे हिंदी। हिंदी भारत के अधिकांश राज्यों में बोली जाती है। तो हमारी राष्ट्रभाषा भी हिंदी है और राजभाषा भी हिंदी है। इसके बाद में आगे हम चर्चा करेंगे भाषा की विविध इकाइयां।